हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स की धमाका सीरीज, बायोलॉजी की धमाका सीरीज और अब है आप लोगों के सामने केमिस्ट्री की धमाका सीरीज। देखो, मैं जानती हूँ आप लोगों के मैसेजेस में देख रही हूँ, आप लोग मैराथन मांग रहे हो, तो आई एम ट्राइंग कि मैराथन भी एडजस्ट हो पाए, मैराथन क्लास लग पाए। लाइव मैराथन की ट्राई कर रही हूँ मैं। अगर लाइव लगती है तो ये कंपलसरी है कि आप लोगों ने लाइव होना होगा, ठीक है। चलिए, तो लाइव मैराथन देखते हैं, बनती है नहीं बनती। अगर बनेगी तो जरूर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। बट सेकेंडली आपको याद रखना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मांग रहे हैं, तो पिछले जो 6 साल के एग्जाम्स हैं 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, हरियाणा एग्जाम्स, मेनली हरियाणा एग्जाम पे मैं फोकस कर रही हूँ, ठीक है। उसमें जितनी भी साइंस आई है, ठीक है, कोई भी हरियाणा का एग्जाम, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, ग्राम सचिव हो, वो हमारा एसआई का हो, हमारा कांस्टेबल का हो, वो हमारा एचटेट हो, जितने भी हरियाणा के एग्जाम है ना, उनमें जितनी भी साइंस आई है उसके लिए एक स्पेशल सीरीज आने वाली है, ठीक है। जल्दी ही उसके लेक्चर्स आपको अपलोडेड मिलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे हरियाणा वालों का सिस्टम है, ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो, है ना। पुराने पेपर के क्वेश्चन नए पेपर में आते ही आते हैं। क्वेश्चन रिपीटिशन का फिनोमिना हमारे हरियाणा में चलता है, तो हम उस बात को ध्यान रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्लियर है? तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। आपका एग्जाम आ रहा है, आई नो, उससे पहले पहले हम मोस्ट ऑफ द साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही आने लगे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो हम जितने हो सकते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां जहां से मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। बस बने रहिए आप लोग, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अम्लीय वर्षा होती है। अच्छा, यस, बहुत से स्टूडेंट मुझे ये बोल रहे हैं मैम हिंदी में पढ़ाओ। देखो यार, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन, मुझे लगता है कि इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो आपको इंग्लिश में करने चाहिए। अभी आपका जो कल एग्जाम हुआ है उसमें भी आप देख सकते हो कि जो ग्वाइटर था, ग्वाइटर घेंगा बोलते हैं हिंदी में, राइट। और हम हमेशा घेंगा रोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ग्वाइटर लिखा है। अब तो भाई हिंदी वाले घेंगा याद करने वालों क्या करोगे हिंदी जान के। पेपर वाले जो हैं धीरे धीरे इंग्लिश टर्म्स पे आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि साइंस जो है, जो विज्ञान है ना, वो साइंटिफिक टर्म देखता है, वैज्ञानिक भाषा देखता है वो, तो वो आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। समझे आप ये बात? चलिए, तो अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन ऑकर बिकॉज ऑफ। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होती है? देखो, होता क्या है, बारिश में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पानी के अंदर एसिड घुला हुआ गिरता है, उसे बोलते हैं एसिड रेन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि मतलब जो ज्यादा इंडस्ट्री वाले इलाके होते हैं, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, जहां से बहुत धुआं निकलता है, बहुत पोल्यूशन, बहुत प्रदूषण होता है, वहां पर क्या होता है, इतनी गैसेस निकलती है ना कि वो गैसेस ऊपर आसमान में जाकर पानी के साथ जुड़कर एसिड बना देती है, उस वजह से हो जाती है एसिड रेन। अब क्वेश्चन ये है कि एसिड रेन का मेन कारण क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि एसिड रेन का मेन कारण है NO2 और SO2, यानी नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेन कारण है हमारे एसिड रेन के। क्योंकि NO2 क्या करती है, NO2 जो है वो पानी के साथ जुड़कर बना देती है HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और जो हमारी SO2 है वो पानी के साथ मिलकर बना देती है H2SO4, जो कि है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा कहते हैं, है ना, अम्लों का राजा कहते हैं। तो ये जो दोनों है, ये दोनों एसिड जो है अब पानी के साथ गिरते हैं नीचे, और उस बारिश को कहते हैं एसिड रेन। अब एक और क्वेश्चन जानिए कि नॉर्मल जो रेन होती है ना, नॉर्मल जो बारिश होती है, उसका pH लगभग 6 के करीब होता है। किसके करीब होता है? 6 के करीब। लेकिन जब हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, यानी कि ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल है, अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, तो pH जो है वो लगभग होता है 4। और आप अच्छे से जानते हो, जैसे जैसे हम 7 से कम pH पे आते हैं, 0 से 7 की जो रेंज होती है ये अम्लों की होती है,
है ना, और 0 वाला सबसे ज्यादा प्रबल होता है और 6.9 वाला होता है दुर्बल। तो अब आप सोचिए, अम्लीय वर्षा है तो 4 वाला क्या होगा, अम्लीय। तो एसिड रेन है, उसका पीएच क्या होगा, 4। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि भाई क्या होता है, जो बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज होती है ना, मतलब ऐसा इलाका जहां पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है। इंडस्ट्रीज में से गैसेज निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज निकलती है, हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जो कि एसिड रेन का कारण बनती है। आगरा में ये बहुत नोटिस किया गया था, आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लगा था। क्यों? क्योंकि वहां पर अम्लीय वर्षा होने लगी थी। ठीक है, अब उसे घिसकर वापस सफेद किया जा भी रहा है और काफी हद तक कर दिया गया है, ठीक है, सफेद उसे। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि आगरा के पास में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, यानी कि सैंड एंड शुगर का जो मिक्सचर होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो देखो, आपने ली हाथ में मिट्टी, रेत ली और रेत में आपने चीनी डाल दी। अब मुझे आप बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन आता है मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण होता है जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिला दिया जाए। लेकिन मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस, जिसे बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। एक होता है हेटेरोजीनियस, जिसे बोलते हैं विषमांगी। अब देखो, आंसर आप मुझे दोगे, बस एक बार कंसेप्ट समझ लो। मिश्रण जो होता है, जब हम 2 चीजों को मिला देते हैं या 2 से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं, मिश्रण बन जाता है। जैसे कि मेरे पास था पानी, मैंने पानी में डाल दिया नमक, 2 चीजें मिल गई, हो गया मिक्सचर तैयार। मैंने पानी में डाल दिया चीनी, हो गया मिक्सचर तैयार। मैंने पानी में डाल दिया तेल, हो गया मिक्सचर तैयार। हवा में इतनी गैसेस होती हैं, तो वो क्या है? एक मिक्सचर है। अच्छा सब छोड़ो, भुजिया खाइए, भुजिया के साथ मिक्सचर भी खाते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें बहुत चीजें होती है, उसमें मूंगफली होती है, उसमें अलग अलग टाइप की भुजिया होती है, उसमें पोहा होता है, तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर। घर में सलाद होती है, सलाद में हमने क्या किया? प्याज काट दिया, टमाटर काट दिया, खीरा काट दिया, नींबू काट दिया, मिर्च काट दी, क्या बन गया? सलाद। क्या है? सब्जियों का मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? जब हम 2 से ज्यादा चीजों को मिला दें या 2 चीजों को मिला दें। क्लियर है? अब मिक्सचर होते हैं 2 टाइप के, एक है समांगी, एक है विषमांगी। अब सोचो, नाम पढ़ो। होमो मतलब एक जैसा, समांगी यानी समान। जब कोई मिक्सचर दिखने में आपको एक जैसा लगे वो होता है समांगी, और जब आप देख के पहचान सको ये तो 2 चीजें हैं, वो होता है विषमांगी। अब समझो इसका एग्जांपल, मैंने पानी में चीनी घोल दी, तो आपको पूरा पानी एक जैसा दिखने में लगता है? थोड़ा थोड़ा आपको ना व्हाइटिश कलर का शेड दिखेगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें चीनी है या नमक है या कोई और सफेद चीज है, आप देख के नहीं बता पाओगे। तो वो क्या है? वो है समांगी मिश्रण। लेकिन मैंने मान लीजिए सलाद की बात करी, तो सलाद में मैं आपको देख के बता सकती हूँ ये प्याज है, ये टमाटर है, ये खीरा है, तो वो क्या है? विषमांगी, यानी वो अलग अलग हमें दिखता है। अब चीनी और मैंने मिट्टी को मिला दिया, तो क्या आप मुझे बता पाओगे देख के कि चीनी अलग है और मिट्टी अलग है? बिल्कुल बता पाओगे। चीनी सफेद कलर के कण होते हैं, मिट्टी होती है हमारी क्रीम कलर की, ठीक है, त्वचा जैसे रंग की होती है। तो भाई क्लियरली आप देख के बता सकते हो ये 2 अलग चीजें हैं। लेकिन मैंने मान लीजिए बूरे को और नमक को मिक्स कर दिया, बूरे को और नमक को मिक्स कर दिया, दोनों सफेद रंग के, दोनों एक जैसे पतले पतले बारीक बारीक, तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो बूरा और नमक क्या है? समांगी। लेकिन रेत और चीनी का क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन के साथ साथ एक आई थिंक टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है, यानी कि रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट इन स्टार्स। अब प्लाज्मा स्टेट क्या चीज है? प्लाज्मा होती है पदार्थ की चौथी अवस्था। पहले तो ये क्वेश्चन याद रख लो, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्यों बनती है सितारों में? तो बहुत सीधा है, प्लाज्मा स्टेट पढ़ी है आप लोगों ने, क्या होती है? जो बहुत उच्च तापमान दिया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाए, तब बनती है प्लाज्मा स्टेट। तो तारों के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा स्टेट। क्यों होती है? हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उच्च तापमान की वजह से, उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर की वजह से सितारों में या तारों में क्या बन जाती है? प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। ठीक है, और जो हमारी गैस होती है वो टूटकर आयोनाइज्ड गैस कहलाती है, यानी कि वो आयन टूट जाते हैं उसमें।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CaCO3 क्या है? CaCO3 क्या है? तो आप जानते हो ये तो केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। CaCO3, CaO और CaOH का ट्वाइस। मतलब मैं ये तो इतनी बार बता चुकी हूं ना कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, इतनी बार बता चुकी हूं। लेकिन अब मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूं। पहली बात तो CaCO3 क्या है आप जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है हमारा CaCO3 होता है, देखो Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। और इसे क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर भी क्या है? यही है, चूना पत्थर। ठीक है, अब मैं आपको नई बात क्या बताने वाली हूं। मैं आपको बताने वाली हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट कहां पर होता है, बहुत जो दिखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, जो मोती होते हैं ना, पर्ल जो होते हैं समुद्रों में निकलते हैं, जो उन पर्ल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अवयव है, यानी एक कंपोनेंट है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और बताऊंगी आपको, और मैं मतलब इंपॉर्टेंट बात बताती हूं कि सिर्फ पर्ल ही नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडा, अंडे का जो बाहरी आवरण होता है, अंडे की जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो वो भी बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो दवाई आती है ना कैप्सूल, इवन कई कैप्सूल ऐसे होते हैं जिसमें कैप्सूल की बाहर वाली कवरिंग बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर उसमें जिलेटिन होती है, ठीक है, और मटेरियल्स होते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और साथ ही साथ आपको याद रखना है मोती के भी इंपॉर्टेंट अवयव कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो पाजी टाई लगाकर नाचो। टाई में क्या है भाई? टाई में है T यानी थॉमसन और E यानी इलेक्ट्रॉन। तो टाई में थॉमसन है, तो जे थॉमसन ने खोज की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आई होप क्लियर होगा। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी बताना जरा? प्रोटॉन की खोज की थी हमारे गोल्डस्टीन ने, क्योंकि पाजी है तो पा मतलब प्रोटॉन, जी मतलब गोल्डस्टीन। लेकिन आप जानते हो भाई कि अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या जाएगा? रदरफोर्ड। और टाई लगा के नाचो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको पूछा गया है कि जो न्यूक्लियर मॉडल है, यानी कि सीधी सी बात है, परमाणु का न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था? जिसने न्यूक्लियस की खोज की होगी, जिसने नाभिक की खोज की होगी। और नाभिक की खोज किसने की थी भाई? बताओ जल्दी से। नाभिक की खोज की थी हमारे रदरफोर्ड ने। किसने की थी? हमारे रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु नाभिक का मॉडल भी किसने दिया होगा? रदरफोर्ड ने दिया होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड की शीट ली थी, यानी सोने की पत्ती ली थी, और उसके ऊपर अल्फा कणों का बम्बार्डिंग करवाई थी, मतलब अल्फा कण फेंके थे उसके ऊपर। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अल्फा कण यानी कि हीलियम प्लस टू फेंका उन्होंने। ठीक है, हीलियम का +2 का आयन फेंका, और इन्होंने कई सारी चीजें नोटिस की और वहां से निष्कर्ष निकाला कि भाई किसी भी परमाणु के बीचों बीच कोई भारी चीज है, जो कि कहलाया बाद में क्या? नाभिक। ठीक है, और चारों तरफ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसने बताया? बताया हमारे रदरफोर्ड साहब ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर थ्रोन ऑन विच एलिमेंट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मैंने अभी अभी बताया कि अल्फा कण किस पे फेंके जाते हैं? तो गोल्ड यानी सोने की पत्ती पर, गोल्ड फॉइल पर, सोने की पत्ती। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने सोना ही क्यों लिया? सोना इसलिए लिया क्योंकि सोना सबसे ज्यादा नमनीय और सबसे ज्यादा लचीला होता है, यानी सबसे ज्यादा डक्टाइल, सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। इतना बारीक किया जा सकता है उसे, इतना पतला किया जा सकता है जितना कुछ नहीं किया जा सकता, जितना कुछ भी नहीं हो सकता उतना होता है गोल्ड, इसीलिए उन्होंने गोल्ड को यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन एटम?
चलिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, और मुझे लगता है आप लोगों में बहुतों का डाउट भी होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ये वैलेंस होता क्या है, ठीक है, वैलेंस होता क्या है। तो आपको याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आखिरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, अगर आपने बोहर का मॉडल समझा हुआ है ना मुझसे, तो आपके लिए ये बहुत आसान है। बोहर का मॉडल लिख रही हूं साइड में, जाके बोहर का मॉडल पढ़ के आओ, बोहर मॉडल पढ़ो, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर भी कर लेते हैं। आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करती हूं मैं। ऑक्सीजन का परमाणु नंबर, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z थोड़ा नॉर्मली लिख लेते हैं। Z क्या होता है हमारा 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8वें नंबर पर आता है हमारी आवर्त सारणी में ऑक्सीजन। आप जानते हो कि हमारे पास कक्ष कितने होते हैं? देखो K, ये बात समझ लेना, आगे और क्वेश्चन आएंगे। KLMN, ये क्या है? हमारी शेल है। K में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में ज्यादा से ज्यादा 8 आते हैं, M में 18, N में 32। अब क्यों? ये जाके देख कर आओ बोहर में, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो मैंने अब ऑक्सीजन के लिए भरना शुरू किया। K में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। बच्चे कितने? 8 थे ना, 2 मैंने भर दिए, बच्चे कितने मेरे पास? 6। L में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो 6 के 6 में यहां रख दूं। दोबारा सुनो, ऐसा होता है, एक बार शॉर्ट में सुन लो। कोई भी परमाणु होता है ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं? बीच में नाभिक होता है और चारों तरफ होती है कक्ष। उन कक्ष को नाम दिया बोहर ने KLMN। उसकी मर्जी थी, ABCD उसको पसंद नहीं था, उसने KLMN दे दिया, मर्जी उसकी। अब उसने बोला कि K शेल बहुत छोटी होती है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये मान लो कि आपका घर है, आपके घर में एक मेन कमरा है जिसमें सारे लोग बैठ के टीवी देखते हैं, उसके अलावा और छोटे छोटे कमरे हैं। कोई कमरा बहुत छोटा है, ठीक है, जहां पे शायद सिर्फ 2 ही जने बैठते हो। कोई कमरा थोड़ा बड़ा है, कोई कमरा और थोड़ा बड़ा है। यानी कि निर्धारित है कि इस कमरे में 2 से ज्यादा जने नहीं आ सकते। इस कमरे का नाम K है, ठीक है। इस कमरे में 8 से ज्यादा जने नहीं आ सकते, इस कमरे का नाम L है। इसमें 18 से ज्यादा नहीं आ सकते, M है। अब आपके घर में आ गए 10 लोग, आपके घर में आ गए 8 लोग, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले तो छोटे कमरे में भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि भरना शुरू करना है ना हमें। तो 2 जने ही जा सकते हैं छोटे में, तो चलो तुम 2 जने जाओ छोटे कमरे में। अब बचे 6 लोग। अब आप कहोगे अब 6 हैं तो L में तो 8 आ सकते हैं, तुम 6 L में चले जाओ। फिर अब कोई और आएगा तो आप कहाँ भेजोगे? अभी तो L में जगह है ना, L में भेजोगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आखिरी कक्ष कौन सा है फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए आखिरी कक्ष है L, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? एटॉमिक नंबर इज सिंबलाइज्ड बाय विच एलिमेंट? तो मैंने अभी बता दिया, देखो परमाणु क्रमांक Z से दिखाया जाता है। किससे? Z से दिखाया जाता है। यानी कि आवर्त सारणी में आपका जो तत्व है वो कौन सी जगह पर रखा है, वो जगह बताता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या लिखी जाती है Z से। अब मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z क्या है? 1। मैंने आपको बोला ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, यानी 8वीं पोजीशन पे वो आवर्त सारणी में रखा जाता है, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 8। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, यानी एटॉमिक मास क्या है? सेम है, परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, वह क्या कहलाते हैं? यानी कि इन्होंने क्या बोला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ट्रिक के साथ समझाया हुआ है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला कि ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान तो सेम है, क्या है? सेम है, समान है, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या अलग है। क्या है? अलग है। ऐसो को क्या कहते हैं? तो आप अच्छे से जानते हो, ऐसो को बोलते हैं आइसोबार, यानी कि संभारिक बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? देख लो भाई, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो परमाणु क्रमांक है 19, क्योंकि ये 19वें नंबर पे आता है।
और कैल्शियम आता है 20वें नंबर पर। लेकिन जब पोटेशियम को तोला गया ना, उसका मास देखा गया, उसका द्रव्यमान देखा गया तो निकला 40 और कैल्शियम का भी निकला 40। ये क्या है? ये है द्रव्यमान और ये क्या है? ये है संख्या। अब देखो, इसकी संख्या है 19, इसकी संख्या है 20। क्या ये अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। और इन्होंने क्या बोला था? संख्या अलग। इसका परमाणु द्रव्यमान है 40, इसका भी है 40। क्या ये सेम है? ये सेम है। तो ये दोनों क्या है? आइसोबार है। यानी कि ऐसे तत्व जिनका, नीचे देख रहे हो आप, एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं आइसोबार। क्लियर है ये बात? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? 11वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ। तो सीधी सी बात है, देखो हाइड्रोजन का मुझे बताओ Z क्या होता है? यानी परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो आप बोलोगे परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। हमेशा हाइड्रोजन 1 लिखा जाता है। ठीक है, मैं आइसोटोप की बात नहीं कर रही। हाइड्रोजन 1 लिखा जाता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और द्रव्यमान भी 1 है। अब मुझे बताओ कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक, बताओ मत, सुन लो, मैंने करवाया हुआ है लेकिन सुन लो। जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ना किसी एलिमेंट का, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं तीसरे नंबर पे बैठी हूं, मेरा नंबर क्या है? तीसरा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, प्रोटॉन भी 3 होंगे। मैंने बोला था ऑक्सीजन का 8वां नंबर होता है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, प्रोटॉन भी 8 होंगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का नंबर क्या है? पहला। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? तो न्यूट्रॉन निकलते हैं स्टूडेंट्स जब हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें। तो न्यूट्रॉन निकाल दो, क्या आएगा? 1 - 1 0। यानी मुझे ये पता लग गया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। सुनते जाओ, मुझे पता लग गया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 0 न्यूट्रॉन है। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है न्यूक्लियस, नाभिक में क्या होगा? तो नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कोई भी एलिमेंट हो, नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो 0 है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होगा? 1 प्रोटॉन होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार घूम के आता है कि ऐसा कौन सा तत्व है पूरी आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं? तो वो अकेला और अकेला हाइड्रोजन है। अकेला और अकेला कौन है? हाइड्रोजन। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया आर इन द एटॉमिक मास रेशियो ऑफ। देखो ये है अमोनिया NH3। ठीक है, यानी नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन है 1 हमारे पास, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 3 हमारे पास। अब बात क्या की है? उसने बोला है एटॉमिक मास की रेशियो बताओ। तो मैं लिखूंगी यहां पे एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, और रेशियो में लिखूंगी एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। लेकिन कितनी हाइड्रोजन का? 3 का क्योंकि 3 हाइड्रोजन है मेरे पास। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये आपको या तो पता होना चाहिए या आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो 14 होता है। और हाइड्रोजन का 1 का मैंने अभी बताया था 1 होता है, तो 1 × 3 क्या आ गया? 14 रेशो 3। यही तो आपका आंसर है। आंसर क्या आ गया? 14 रेशो 3। अब क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, उसने नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन पूछा हो तो ये आंसर देना, लेकिन अगर उसने पूछा हो हाइड्रोजन रेशो नाइट्रोजन तो उल्टा हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इसके नीचे और 14 इसके नीचे, तो 3 रेशो 14 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया है कि परमाणु भार की अनुपात बतानी है तो नाइट्रोजन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, लिख दो, आंसर सोल्व है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो बायोलॉजी और फिजिक्स में इतना कभी टाइम नहीं लगा मेरे को आपको समझाने में, केमिस्ट्री में लग रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री आप लोगों को एक तो कम समझ में आती है। ठीक है, दूसरा जो है केमिस्ट्री मैंने अभी तक जो है करवाई है, लेकिन काफी टाइम हो गया तो वो रिवाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, और दूसरी बात केमिस्ट्री के कंसेप्ट थोड़े होते भी अटपटे से हैं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग रहा है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। जब तत्व मिलते हैं, मान लो मैंने क्या किया, इसने क्वेश्चन में बोला जब एक ही तत्व, यानी कि हाइड्रोजन में मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बनेगा, H2। या इसने बोला जब दो अलग तत्व, जैसे कि मैंने बोला O और H मिल गया तो बनेगा OH। क्या बनाते हैं, तो भाई आपको हमेशा याद रखना है जब दो तत्व मिलते हैं ना तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, यानी अणु बनाते हैं। या सीधे याद रखो, जब जब परमाणु मिलते हैं, जब जब एटम मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। और ये मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, केमिस्ट्री की पहली क्लास में, ठीक है। आई थिंक तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना उसी में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? चलिए देखते हैं। पानी क्या होता है, पता होना चाहिए। पानी होता है हमारा H2O, ठीक है। और हमारे पास कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं? 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 5 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, एटॉमिक मास ऑफ H2O से, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं आपको बोलूं आपके पास 1 लीटर पानी का एक डब्बा है, मैंने आपको बोला आपके पास एक डब्बा है जिसमें 1 लीटर पानी है, तो 5 डब्बों में कितना पानी होगा? आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक डब्बे का भार 1 लीटर है तो 5 डब्बों का 5 गुना 1 5 लीटर होगा। बस एक H2O का भार जो भी हो तो 5 का क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि आपको 1 का निकालना आता है, आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो 2 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा। 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 1 रख दिया। अब हाइड्रोजन का कितना होता है मुझे बताओ, 2 गुना हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। और गुना 5 तो चल ही रहा है, तो कितना आ गया, 5 गुना 2 प्लस 16 कितना आ गया, 18 गुना क्या है 5, कितना आ गया, 18 पंजे 90, आंसर क्या आ गया 90। तो हमारे पास परमाणु भार क्या आ गया, 90 ग्राम। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का परमाणु मास क्या आ गया, 90 ग्राम। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट मोशन पे देख लीजिएगा, ठीक है, वरना टाइम ज्यादा लग जाता है इसीलिए, ठीक है। एक बार बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे और भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 15। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? अब यहां पर देखना, मैंने बात की है किसकी, वैलेंसी की, यानी मैंने बात की है संयोजकता की। अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हट गई हूं और संयोजकता पे आ गई हूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में इसने पूछी है कार्बन की, ठीक है। तो यहां पर तो बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है, देखो आप जानते हो, आपको इसके लिए ना बहुत लंबा जाना पड़ेगा। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6, ठीक है, 6 होता है, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हो, शेल में भरो KL, 6 ही है तो 2 तो K में ही आ गए, बचे कितने 4, वो L में आ गए। तो आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो मैंने क्या किया, कार्बन के आखिरी कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। अब देखो आगे समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो संयोजकता क्या होती है। संयोजकता होती है कि आप अपने कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी से ले सकते हो। यानी कि देखो, जब भी किसी के पास अपने आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो वो बल्ले बल्ले हो जाता है, वो मतलब स्टेबल हो जाता है। ये बात मैंने पहले समझाई हुई है, ठीक है। यानी वो स्थिर हो जाता है जब उसके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या 18 हो जाएं, या 32 हो जाएं, या 2 हो जाएं, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला KLMN, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं। तो यदि कोई भी एटम ऐसा आता है जिसकी इसमें तो कुछ भी नहीं है लेकिन K में 2 आ गए तो वो स्टेबल हो जाएगा। जिसकी इनमें कुछ नहीं है लेकिन ऐसे आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। जिसका ऐसे आ जाए वो भी स्टेबल हो जाएगा, जिसका ऐसे आ जाए वो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको समझो ध्यान से, क्या बोला मैंने कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो ये इस 4 में 4 और जोड़ लेगा तो ये बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मैंने बोला ना, जब इस कक्ष में 8 आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। या फिर ये इस 4 को भी दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। यानी कि ये रोध होके या तो 4 ले सकता है या 4 दे सकता है।
और कोई इंसान क्या ले सकता है और क्या दे सकता है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। तो वैलेंसी क्या आ गई, 4। एक और एग्जांपल से सुन लो इसको, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हो जैसे ही इसके L में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये स्टेबल हो जाएगा, है ना, जानते हो ना। आप सोचोगे कि या तो ये ऑक्सीजन क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले या ये क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, क्योंकि 2 ले लेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, 6 दे देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। अब 2 लेने आसान है या 6 देने आसान है, आप बोलोगे 2 लेने आसान है, तो 6 नहीं देता है, ये 2 ले लेता है। इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। संयोजकता क्या होती है, 2। और 2 नहीं होती, इसकी -2 होती है। और डिटेल सुनो, क्योंकि लेने वाला हमेशा लालची यानी बुरा इंसान, तो माइनस हो गया। देने वाला, अब मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ। हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1, तो उसकी बस K में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या कर सकता है, एक ले भी सकता है, एक दे भी सकता है, यानी कि उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अब वो ले लेगा तो वो बुरा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और वो दे देगा तो +1 हो जाएगा। समझे बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या है देखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। देखो वही बात आ गई, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। अब भरो KLM। K में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। मेरे घर में 12 मेहमान आए, मैंने पहले 2 को K में भेज दिया, मेरे पास कितने बच गए, 10 बच गए। अब मेरे पास L कमरा है, मैंने 8 को उसमें भेज दिया, अब मेरे पास कितने बच गए, 2 बच गए, मैंने M में भेज दिया। अब क्या हो सकता है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले या 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। 2 देना आसान है, तो देने वाला इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। देने वाला +2, इसीलिए संयोजकता मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, +2। अब आप सोचोगे, मुझे पता है कि मैम M तो 18 पे स्टेबल होता है, लेकिन इसके लिए आप प्लीज बोहर मॉडल पे जाओ, बहुत लंबा कंसेप्ट है, यहां नहीं समझाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोहर मॉडल वाली अगर आपने क्लास लगा ली तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखो, एक कार्बन का भार है 12 ग्राम, ठीक है, तो 24 ग्राम में कितने कार्बन के एटम होंगे, कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 होंगे ना, सीधी सी बात है। देखो ऐसे लिखो, 12 ग्राम में कार्बन कितना होता है, 1, तो 24 ग्राम में कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/12 गुना 24 होगा 2। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं 12 रुपए की एक टॉफी आती है, तो 24 रुपए की कितनी टॉफी आएगी, आप सीधे सीधे बता दोगे, 1 सेकंड में 2 टॉफी आएंगी। आंसर आ गया 2। ठीक है, यानी कि 24 ग्राम में 2 कार्बन एटम होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं। अब इसको समझ लो एक बात को, क्या बोला मैंने, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के इतने परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखो CH3COOH, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, और इसमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, तो आंसर आ गया 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। अब यहां पे एक बात को समझिएगा, जब भी मैं आपको ऐसा बोलूं ना, 1 मोल का मतलब समझ लो, किसी भी चीज का 1 मोल हो, समझ लो कि उसमें अणु होंगे इतने, 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे 1 मोल में। किसी भी चीज का 1 मोल हो, मैं बोल दूं कार्बन का 1 मोल मतलब इतने अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल इतने अणु, मैंने बोला एसिटिक एसिड का 1 मोल इतने अणु, मतलब मैं आपको किसी भी चीज का 1 मोल बोलूं ना, तो आप समझ लो 1 मोल का मतलब है ये। तो 1 मोल KCl में कितने होंगे, 1 मोल KCl में भी होंगे इतने अणु। अब इसने पूछा क्या है, 0.5 मोल में कितने होंगे, तो जब वो 1 में इतने हैं तो 0.5 में कितने होंगे, तो इसको सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइड करना है हमें 0.5 से। ठीक है, यानी कि 1 में है 6.022 गुना 10⁻23
तो 0.5 में कितना होगा, तो 6.022 गुना 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 1 इंटू में 0.5, यानी 0.5 को मैं 5/10 लिख सकती हूँ। ये आ गया क्या, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। 3.011 इंटू 10 की पावर 23। देखो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने मोल कंसेप्ट अभी तक नहीं समझाया है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मोल कंसेप्ट की अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि मैम मोल कंसेप्ट की क्लास लेनी है या नहीं लेनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है। अब 1 मोल में मैंने आपको बोला CH4 है, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन का कितना होता है 6 प्लस हाइड्रोजन का 4 गुना 1, तो कितना आ गया 10 ग्राम। सॉरी, कार्बन का होता है 12। दोबारा देखो CH4 में कार्बन कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 और 4 16 ग्राम आ गया 1 मोल का। तो 0.1 का कितना आएगा, तो देखो सीधी सी बात है, 1 मोल का कितना है 16, तो 0.1 का कितना आएगा, तो 16 डिवाइड बाय 1 इंटू में 1/10 आ गया 1.6 ग्राम। ठीक है। अगेन मैं यही बोलूंगी कि अगर ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं मोल कंसेप्ट की अलग से क्लास ले लूंगी। क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के और नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोग को क्लास यूजफुल रही होगी और आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डाउट्स हो तो कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।